सो वेलकम गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सीपीए में जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो हाई चांसेस है कि इसके ऊपर सिमुलेशन आ जाए, और अगर सिमुलेशन आया तो फिर जनरल एंट्री आएगी। तो कंसोलिडेशन कई बार बच्चों को काफी टेक्निकल पड़ता है, तो हम सबसे पहले इसके बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 7 to 10 आवर्स पूरा का पूरा कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि सर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। दो कंपनीज हैं जो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आप सोचिए एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है। दोनों अपनी अलग अलग बैलेंस शीट तो बनाती हैं, अपने अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, लेकिन एज पर यूएस गैप एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करते हो, यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, कंट्रोल। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो कंट्रोल कैसे स्टेब्लिश होता है। तो यहां पर एक वर्ड है कि जब एक एंटिटी किसी कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हो, कंट्रोल करती हो, उसके 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर। डायरेक्टली का तो सिंपल है, मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी बी है, तो कंपनी बी के पास कंपनी बी के 75% शेयर है। मतलब कंपनी के अगर मान के चलो 10,000 शेयर है ना, कंपनी बी के, तो इसका मतलब कंपनी ए के पास इसके 7,500 शेयर होंगे। तो अब क्या होगा, इस कंपनी की पॉलिसीज को डिसाइड करने का पावर किसका पास है, कंपनी ए के पास। सोचिए, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होगी, सॉरी शेयर होल्डर की मीटिंग्स होगी, तो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो शेयर होल्डर हमेशा ऐसे लोगों को ही अपॉइंट करेंगे ना जो उनकी बात सुने। तो अल्टीमेटली कंपनी ए के कहने पर कंपनी बी के शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, तो कंपनी बी का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास, कंपनी ए के पास। तो ये तो डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन सोचिए कंपनी बी कंपनी सी के 90% शेयर होल्ड करती है, कंपनी ए बी में होल्ड करती है, बी सी में होल्ड करती है। तो क्या कंपनी ए के द्वारा कंपनी सी में किसी प्रकार की होल्डिंग है, सर नहीं, अभी तो 0%। क्या स्टिल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ए भी इनडायरेक्टली कंपनी सी को कंट्रोल कर रही है? यस सर। क्यों? क्योंकि कंपनी बी जो है वो कंपनी ए की सब्सिडरी है। अब कंपनी बी के पास कंपनी सी के 90% शेयर है, तो कंपनी सी जो भी कंपनी बी जो भी कंपनी सी को बोलेगी वो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो सर यहां पर कंपनी ए क्या हो गई, पेरेंट, और कंपनी सी क्या हो गई, सब्सिडरी, और कंपनी बी भी सब्सिडरी। तो सर कंसोलिडेशन किसको करना चाहिए? तो यूएस गैप का एक सिंपल सा कहना है कि कंसोलिडेशन हमेशा पेरेंट कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ए ही बनाएगी, मतलब ए बी सी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं कि सर कंपनी बी भी तो पेरेंट है, कंपनी बी कंपनी सी की पेरेंट है, लेकिन क्योंकि कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी है, तो यूएस गैप का सिंपल सा कहना है कि अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो आप पेरेंट ही होना चाहिए, आप किसी और की सब्सिडरी नहीं हो सकते, बिकॉज कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी है। इसीलिए कंसोलिडेशन का जो टास्क है वो ए की बुक्स में होगा, और जब तीनों मिलकर अपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है, चाहे डायरेक्ट कंट्रोल हो चाहे आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, आपको कंसोलिडेशन करना पड़े। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी को भी समझना जरूरी है। व्हेन वन एंटिटी कंट्रोल अनदर, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इशूड बाय पेरेंट। देखिए एमसीक्यू है तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर कंसोलिडेशन किसके द्वारा बनाया जाएगा, पेरेंट कंपनी, रिगार्डलेस ऑफ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। मतलब अगर ए कंपनी ने बी कंपनी को कंट्रोल कर रखा है और बी ने सी को कर रखा है, तो हमारे उस एग्जांपल में कंपनी ए की बुक्स में ही कंसोलिडेशन बनेगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, मान के चलो तीनों की सेल्स दे रखी है आपको, ए की सेल्स है 10,000, बी की सेल्स है 5,000 और सी की है 2,000।
तो ये तीनों मिलाकर क्या करेंगे, जब अपनी सेल्स दिखाएंगे तो सेल्स होगी एबीसी ग्रुप की विच इज 17,000। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। तो ए, बी और सी मिलकर क्या करेंगे, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि सर कंसोलिडेशन जो होता है वो सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्टार्ट होता है, और कंसोलिडेशन केवल किसने करना है, पेरेंट के द्वारा करना चाहिए, और ऐसे पेरेंट के द्वारा जो किसी और की सब्सिडरी नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हमारे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग कि सर भले ही बी के पास कंपनी सी के 90% है, तो क्या बी और सी का कंसोलिडेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, बिकॉज बी इटसेल्फ इज ए सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए। तो कंसोलिडेशन तो क्या होगा, एबीसी की बुक्स में ही होने वाला है। तो वेलकम टू द यूएससीपीए वर्ल्ड। तो यहां पर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 100% होनी चाहिए। सोचिए हमने अभी 5-10 मिनट पढ़ा, बट हम इसमें से कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कंट्रोल का मतलब आपने पढ़ा, सब्सिडरी का मतलब पढ़ा, उसके बाद सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, पेरेंट एंड सब्सिडरी में एग्जिट सेपरेटली फॉर इनडेफिनिट पीरियड। अब हमारे उस एग्जांपल में ए भी एक कंपनी है, बी भी एक कंपनी है, सी भी एक कंपनी, दे ऑल आर सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी ए अलग बिजनेस कर रही है, कंपनी बी अलग बिजनेस कर रही है, कंपनी सी अलग बिजनेस कर सकती है, जरूरी नहीं कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। आपकी सब्सिडरी जरूरी नहीं है कि सेम लाइन बिजनेस में हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पेरेंट एंड सब्सिडरी में सेपरेटली फॉर इनडेफिनिट पीरियड, बट कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इशूड दैट रिपोर्ट एज ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि एज ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में ही हम इसको समझें। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म मतलब लीगली तीनों कंपनी अलग है, ए बी सी, लीगल फॉर्म अलग है। कंपनी ए भी एक प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, बी भी प्राइवेट लिमिटेड है, सी भी प्राइवेट, दे ऑल आर सेपरेट लीगल एंटिटी, बट सब्सटेंस में देखा जाए तो तीनों को एक ही माना जाएगा। लीगली तीनों अलग है, बट क्योंकि यूएस गैप क्या बोलता है, तीनों को मिलाकर आपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। सो even if the two entities remain legally separate, the financial statement are more meaningful the user there see effect of control by one over। सोचिए ना, एक आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, आप रिलायंस ग्रुप की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, ठीक है एग्जांपल, तो आप जानना चाहेंगे ना रिलायंस पेट्रोलियम, जियो मार्ट, रिलायंस एंटरटेनमेंट, तो सारे ग्रुप का आप क्या देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो वो सारे ग्रुप का रिजल्ट तो कब पॉसिबल है, जब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किया जाता है, बनाया जाता। तो सर कंसोलिडेशन की कुछ प्रोसेस होती है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल की बिगिनिंग हो सकती है। अब सर कंसोलिडेशन स्टार्ट करना है हमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है एक्विजिशन डेट। अब सर ये एक्विजिशन डेट क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी के शेयर 1 जनवरी को खरीद रही है, 1 जनवरी 2025 ले लेते। तो ए कंपनी ने जिस दिन बी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, जिस दिन उसके पास कंट्रोल आ गया, कंट्रोल, सर कंट्रोल कब आता है, जब हम 50% से ज्यादा शेयर खरीदते। तो एक बात ध्यान रखना है, एक्विजिशन डेट बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सर बी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे, ठीक है सर। अब ए कंपनी ने 1 जनवरी को 2000 शेयर खरीदे, तो आप मुझे बताइए बी कंपनी के तो 20% शेयर ही आए ना हमारे पास, क्या कंट्रोल आ गया, नहीं आया सर। अब क्या हम 1 जनवरी को कंसोलिडेशन कर सकते हैं, या जनवरी लिख देता हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए मोर देन 50% चाहिए। हमने 30 जून को, 30 जून को इस कंपनी के 4000 शेयर और खरीद लिए, तो हमारे पास टोटल 6000 शेयर हो गए सर। तो 6000 शेयर आपके 30 जून को आए, यही 30 जून आपकी क्या है, एक्विजिशन डेट। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कंसोलिडेशन कहां से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से या 30 जून से, तो ऑब्वियस सी बात है
30 जून से आपका कंसोलिडेशन, दिस इज योर एक्विजिशन डेट। तो हम इसको बोल रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन मस्ट बी अकाउंटेड यूजिंग द एक्विजिशन मेथड। और जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं तो जब पूरी अकाउंटिंग होगी वो फेयर वैल्यू पर होगी। क्या होगी? फेयर वैल्यू पर। सर फेयर वैल्यू का मतलब ही समझाइए। समझा देते हैं बेटा, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। अब फेयर वैल्यू का मतलब, एक इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी कंसोलिडेशन किया जाएगा तो कंसोलिडेशन हमेशा फेयर वैल्यू पर किया जाता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। आप सोचिए ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है। अब बी कंपनी के शेयर हमने खरीद ली लेट से 80%, ठीक है, 80% शेयर हमने खरीदे। तो अब हम बी कंपनी के जब शेयर्स को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे शेयर इशू कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? जी सर, कर सकते। तो आपने अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, लेट से बी कंपनी के 10,000 शेयर से और हमने 80% खरीदे, मतलब हमने इसके 8,000 शेयर खरीदे। तो इस 8,000 के लिए ए कंपनी अपने कुछ शेयर इशू करेगी कि मुझे बी कंपनी के शेयर चाहिए, बदले में अपनी ए कंपनी के शेयर इशू करो। मान के चलिए इस 8,000 के लिए हमने भी 8,000 शेयर खरीदे, हमने हमारे ए कंपनी के दिए, ए कंपनी के दिए। तो इस 8,000 की एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेट से 12 रुपीज, तो ये हो गया 12 रुपीज। तो ये 96,000 क्या है? दिस इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन, पीसी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो हमने बी कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए हमारे 8,000 शेयर इशू किए, हमारे 8,000 शेयर इशू किए। तो हमारे एक शेयर की वैल्यू $12 है या 12 रुपीज है। तो हमने 8,000 हमारे शेयर इशू किए, मतलब ए कंपनी भी तो एक कंपनी है ना, तो वो उसके 8,000 लेकर अपने 8,000 दे रही है, और अपने 8,000 की एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 96,000 इज अ पीसी। सो दैट्स व्हाई वो क्या बोल रहे हैं कि हमेशा फेयर वैल्यू पर हो। एक्विजिशन हमेशा किसके ऊपर होता है? फेयर वैल्यू। तो सर परचेज कंसीडरेशन जरूरी नहीं है शेयर्स में दिया जाए। जैसे मेरे इस एग्जांपल में हमने 8,000 शेयर दिए तो 96, तो 96 के साथ में हमने लेट से 10,000 का कैश भी दे दिया, कैश दे दिया। और तो ये 96 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1,06,000 हमारा क्या हो गया? परचेज कंसीडरेशन। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर बी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो शेयर इशू करेंगे उसकी फेयर वैल्यू को हम क्या करेंगे? पता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि सर अभी आपने हमें बताया कि जो भी कंसोलिडेशन होगा, जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को खरीदती है तो वो अपने शेयर इशू कर रही है, तो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। जब कंसोलिडेशन किया जाता है, कंसोलिडेशन की प्रोसेस में जब दोनों कंपनी के बैलेंस शीट को मर्ज किया जाता है तो क्या किया जाता है? सर एक्विजिशन डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल देके समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। जब एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर लेती तो दोनों की बैलेंस शीट मर्ज करके बनाई जाएगी, तो वो होगी एक्विजिशन डेट। तो जब दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज किया जाएगा तो एसेट को, लायबिलिटी को, और अभी एनसीआई को समझेंगे क्या होता है। पहले ये दो चीजें समझिए, एसेट और लायबिलिटी को हमेशा फेयर वैल्यू पर मेजरमेंट किया जाएगा। सर एग्जांपल देके समझाइए। चलिए एग्जांपल देके समझते हैं। ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, दोनों के पास पीपीई है। पीपीई मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ए कंपनी की प्लांट की वैल्यू है $10,000 और बी कंपनी की $5,000। ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है दोनों की 10,000 और 5। तो जब ए और बी की कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाई जाएगी, मानकर चलिए 1 जनवरी जब हमने एक्विजिशन किया है, हमने इस दिन खरीदा, उस दिन बी की फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी 7,000 हो जाए,
उसके पास कोई बी कंपनी के पास ऐसी एसेट पड़ी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 7 है, तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते समय हमें बुक वैल्यू को नहीं लेना है, हमें फेयर वैल्यू को लेना है। मतलब कंसोलिडेट बैलेंस शीट में 7 + 10, तो जो पीपीई आएगा वो कितना आएगा सर, लिख दीजिए 10 + 7 = 17। बात समझ में आ गई आपको कि सर कंसोलिडेशन करते समय हम हमेशा क्या करते हैं, कंसोलिडेशन करते समय एसेट और लायबिलिटी अकेले नहीं, एक होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको भी समझा रहा हूं। एसेट, लायबिलिटी और एनसीआई को हमेशा एफएमवी पर वैल्यू किया जाता है। सर एसेट की जो भी सब्सिडरी की, यहां पर ध्यान रखिए, सब्सिडरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, समझते हैं। आपने सर इस एग्जांपल में लिखा ए कंपनी और बी कंपनी, ए की फेयर वैल्यू 7000 थी। अगर मान के चलो बी की फेयर मार्केट वैल्यू 12000 होती, सॉरी बी की 7 है, ए की 12000 होती, तो कंसोलिडेशन में क्या हम ऐसा करते, पीपीई = इसको 12 + 7 19 लेते, क्या एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान रखिए फेयर मार्केट वैल्यू हमेशा सब्सिडरी की निकाली जाती है, पेरेंट की नहीं निकाली जाती, तो यह गलत हो जाएगा। एक्विजिशन डेट पर सब्सिडरी की जो भी एसेट और लायबिलिटी होगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, पेरेंट की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ली जाती, पेरेंट की तो बुक वैल्यू ही ली जाती। तो सोचिए सीपी की एग्जाम में आपके एमसीक्यू गलत हो सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट जरा भी हिला हुआ, सिमुलेशन गलत हो सकते हैं। अब सर आपने एक और बात कही, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये क्या होता है, इसको भी बड़े अच्छे से समझना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देखिए हमने पढ़ा कि हमारा कंसोलिडेशन जो होता है, हमारा कंट्रोल कब आ जाता है, जब हम किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। तो अगर ए कंपनी के पास बी कंपनी के 10,000 में से 80% शेयर है, तो इसका मतलब 20% किसी और के पास है। जी सर, 80 हमारे पास है तो 20 किसी और के पास है ना, इस 20 किसी और के पास है, इसको बोला जाता है एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो जब आपका कंट्रोल लेस देन 100% होगा, आपका कंट्रोल 80% है, 90%, तो जो रिमेनिंग कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं एनसीआई। तो इसका मतलब एक और एग्जांपल से, अगर बी के 10,000 शेयर्स थे और ए के पास उसके 80% है, तो सर एनसीआई के पास कितने हैं, 20% है। जी सर, तो एनसीआई के पास 20% है, तो 2000 शेयर है ना। तो इस 2000 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिए साफ बोला गया है एक्विजिशन डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, तो इस 2000 की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू, लेट्स से फेयर मार्केट वैल्यू 5 है, तो एनसीआई का वैल्यूएशन कितना हो गया यहां पर 10। 10 में से 80% हमारे पास है, 20% किसी और के पास है, तो 2000, तो हमने उस डेट पर सब्सिडरी कंपनी की एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू को यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2000 × 5 10,000 जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया है, दिस इज कॉल्ड एनसीआई। अब नीचे एक येलो कर का मैंने बनाया है, इक्विटी ऑन इशूड प्राइस। जब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, केवल इक्विटी छोड़कर सभी की चीजें फेयर मार्केट वैल्यू पर की जाती है। और जो इक्विटी किसकी आएगी सर, पेरेंट की आएगी, ध्यान रखना है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए, बेटा इसको थोड़ी देर के लिए आप समझो कि अभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इक्विटी एक अलग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लो, जो पेरेंट कंपनी की इक्विटी है ना, सब्सिडरी की तो आती नहीं, क्यों नहीं आती उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर समझना है कि इक्विटी कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू पर मेजरमेंट नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, और इक्विटी केवल पेरेंट की आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा गुडविल। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सर गुडविल, ये गुडविल आएगी क्यों, पहला क्वेश्चन तो ये। अब आप सोचिए, ए कंपनी बी कंपनी को
बाय कर रही है, जी सर। तो अगर हम बी कंपनी को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई गुडविल हो सकती है। हम ऐसी कंपनी कोई खरीदेंगे ना जिसकी कोई गुडविल है, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल। तो गुडविल आती कब है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बी कंपनी को बाय कर रहे हो, लेट्स से इसकी टोटल एसेट, नेट एसेट $10,000 की है। बी कंपनी की टोटल नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब क्या होता है सर? एसेट माइनस लायबिलिटी। लेट्स से बी कंपनी की टोटल नेट एसेट 10,000 है। अगर आप इस 10,000 के लिए 16,000 पे करते हैं सिंपल भाषा में, तो दिस इज कॉल्ड योर पीसी परचेज कंसिडरेशन। तो अगर आप किसी कंपनी को खरीदने के लिए ज्यादा पेमेंट करते हैं, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, जैसे इस केस में 6,000, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है, व्हाट इज दिस? दिस 6,000 एक्स्ट्रा पेमेंट इज कॉल्ड गुडविल। और ये गुडविल जो है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल है। तो बिजनेस गुडविल कॉम्बिनेशन की गुडविल कब अराइज होती है? व्हेन यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, व्हेन यू आर पेइंग मोर देन नेट एसेट। सो चलिए अभी हम एक फॉर्मेट से समझते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड। लेट्स से आपने 70% शेयर बाय करे फर्स्ट टाइम, है ना, कितने में? 30,000 या 30। अगर 70% आपके पास हैं तो 30% एनसीआई के पास होना चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर एक एडिशनल पॉइंट मेंशन किया है, फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन एक्वायरी। लेट्स से आप 10% पहले से होल्ड कर रखे थे, उसके बाद 70 आया, है ना, और लेट्स से ये आपने ये 30,000 में खरीदा था, $30,000, ये आपने $5,000 में खरीदा। तो आपके पास अगर 70 और 10 है 80, तो इसका मतलब एनसीआई के पास 20% होगा। और मानकर चलिए उसके 20% की वैल्यू हम यहां पर 10,000 ले रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों मिलाकर आपका कंसीडरेशन कितना हो गया? 15 + 30 45। तो 45,000 आपने टोटल पे किया है। इस 45 के बदले में आपको अगर नेट एसेट्स 38 की मिले, यहां पर लिखा है नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 38 के लिए अगर आपने 45 की पेमेंट करी है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 7 किया है, वो एक्स्ट्रा 7 क्या है? आपकी गुडविल। वही एक्स्ट्रा 7 आपकी क्या है? गुडविल है। सर अगर ऐसा होता, इस 38 के लिए हमने 30 ही पेमेंट किया होता, मतलब हमने कम पेमेंट किया। अभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 45 की पेमेंट करी 38 के लिए, इसका मतलब हमने 7,000 ज्यादा पेमेंट किया है। तो जो 7,000 हमने अगर ज्यादा पेमेंट किया है, विच इज कॉल्ड गुडविल, जी सर, वो हमारा गुडविल हो गया। और अगर हम कम पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्गेन परचेज। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, जिसमें आपके द्वारा बाय किया गया, एनसीआई के द्वारा बाय किया गया, और कंट्रोल आने के पहले, क्योंकि 10% में कंट्रोल नहीं आता है, टोटल मिलाकर 80% आपके पास से 20% एनसीआई और फिर नेट एसेट। तो जो एक्स्ट्रा पे करेंगे दैट इज कॉल्ड गुडविल। और गुडविल एक नॉन करंट एसेट है, तो बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में आएगी। तो जो भी आपने सीखा, क्या हम उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए यहां पर एक बात लिखी है कि सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कब आता है? जब आपकी होल्डिंग 100% से कम होती है, व्हेन यू आर होल्डिंग लेस देन 100%। और एनसीआई कहां पर आता है सर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है, क्योंकि आउटसाइडर को पे करना है ना। तो एक फॉर्मेट के थ्रू समझिए, आप देखिए ये इक्विटी सेगमेंट है, दिस इज योर इक्विटी सेगमेंट। इस इक्विटी सेगमेंट के अंदर आप एनसीआई को अलग से देख रहे हैं। तो इक्विटी सेगमेंट में यानी लायबिलिटी साइड में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपका आएगा। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को हम और डिटेल में भी समझेंगे बाद में। जनरली इसको एफएमवी पर क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है। तो एनसीआई का जो वैल्यूएशन है वो किस पर होता है? चलिए तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, एक्वायर कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड कैश एट $10 पर 1 लाख शेयर। तो इसका मतलब सर आपने 1 लाख शेयर को बाय किया है और एक शेयर के लिए $10 पे किया, इसका मतलब आपने 10 लाख की पेमेंट करी है। जी सर। उसकी डेट पर
जिस कंपनी को आपने खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट माइनस लायबिलिटी इज 1.4 मिलियन। मतलब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमने 14 लाख के लिए 1.4 मिलियन, 14 लाख के लिए 1 मिलियन का पेमेंट किया, यानी 1.4 मिलियन के लिए 1 मिलियन का पेमेंट किया, मतलब आपने पेमेंट कम किया है। तो जब आप पेमेंट कम करते हैं तो गुडविल नहीं आती है, क्या आता है? बार्गेन परचेस। तो यहां पर सीधी बात है कि सर एसेट मिली है 14 लाख की, नेट एसेट, और उसके लिए आपने कंसीडरेशन पेमेंट किया है 10 लाख। तो इसका मतलब जो 4 लाख है वो क्या है आपका? दिस इज, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 4 लाख इज योर गेन। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव फिगर को भी ध्यान रखना कि यू आर पेइंग लेस अमाउंट और यू आर गेटिंग मोर, तो दैट्स व्हाई इट्स अ गेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है ये तो। When parent subsidiary relationship exists, consolidated financial statement are prepared in recognition of accounting concept of। तो मैंने आपको बताया था सर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एंटिटी। देखिए अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे तो कई बार आप लीगल एंटिटी लिख देंगे। लीगल एंटिटी इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में आप क्या करते हैं? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंसोलिडेशन को अगर आपने समझना है, जैसे हमने गुडविल को समझा, हमने एनसीआई को समझा, हमने कंट्रोल को समझा, हमने एक्विजिशन डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू को समझा, हमने बार्गेनिंग परचेस को सीखा, तो आप सोचिए 20 मिनट्स में आपने जो चीज बेसिक सीखा है उसमें कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा एनसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीआई मतलब जो आउटसाइडर के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, आप 100% से क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। तो लेट से अगर आपके पास 80% है, 20% एनसीआई के पास है, तो जब आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेट बैलेंस शीट आप बनाएंगे, सॉरी थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो एनसीआई को हमने इक्विटी साइड में लिखना होता है। उसका लॉजिक ये है, हमारे लिए वो आउटसाइडर है, एज ए ग्रुप के लिए वो लोग क्या हैं? आउटसाइडर हैं। इसीलिए जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो यहां पर मैंने फॉर्मेट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को लायबिलिटी सेगमेंट में लिखा है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे तभी जाकर आपका एमसीक्यू में 90% स्कोर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।